हेलो गाइस, वेलकम टू द अनफिल्टर्ड। क्या आपको पता है जो बाइडेन कौन है और पॉलिटिकल करियर में अचानक से वो इतने लाइमलाइट में कैसे आए? चलिए मैं आपको बताता हूं जो बाइडेन की लाइफ और करियर के बारे में कुछ अहम बातें। जो बाइडेन, पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन। इनका जन्म 20 नवंबर 1942 को यूएसए के पेंसिल्वानिया में हुआ। इनके फादर को ऑयल के बिजनेस में लॉसेस होने के कारण इन्हें पेंसिल्वानिया को छोड़ करके डेलावेयर शिफ्ट होना पड़ा। डेलावेयर में इनके फादर की एक यूज्ड कार के सेल्समैन के तौर पर नौकरी लगी। उसके बाद जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन ने डेलावेयर यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की। जो बाइडेन पढ़ाई में काफ़ी अच्छे नहीं थे। इनको एकेडमिक्स के रिकॉर्ड को अगर देखें तो ये काफ़ी सक्सेसफुल नहीं थे, पर अचानक से यूएस के प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए कहाँ से आ गए और कहाँ से इतनी लाइमलाइट बटोर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने साइराक्यूज लॉ स्कूल में एडमिशन लिया, जहां पे उनकी पढ़ाई चली और 1968 में उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री हासिल की। दोनों ही जगह बैचलर्स की डिग्री में, जहां पे उनकी क्लास में 688 बच्चे थे, उनकी रैंक 506 आई थी, और लॉ स्कूल में जहां पे उनकी क्लास में 95 बच्चे थे, उनकी रैंक 88 आई थी। अब आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि उनका एकेडमिक करियर काफ़ी अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद वो प्रेसिडेंट्स की पोस्ट के लिए कैसे खड़े हो गए। 1968 में अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1969 में उन्हें डेलावेयर बार में एडमिशन मिल चुका था। वहां पे वे ऑफिशियली पब्लिक डिफेंडर के रूप में लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके बाद वे एक डेमोक्रेट लीडर के लॉ फर्म में चले गए। वहां पे उनकी ऑफिशियल एंट्री होती है पॉलिटिक्स में, क्योंकि वहां पे जाने के बाद वे एक डेमोक्रेट के मेंबर बन चुके थे। डेमोक्रेट के मेंबर बनने के बाद 1970 से लेकर के 72 तक उन्होंने कंट्री काउंसिल को सर्व किया डेलावेयर में। डेलावेयर में कंट्री काउंसिल को सर्व करने के बाद 1973 में उन्होंने सीनेट के इलेक्शन के लिए खड़े होने का निर्णय किया, और सीनेट के इलेक्शन के खड़े होने में उनकी मदद उनके परिवार में की। 1973 में उन्हें ठान तो लिया था कि अब मैं सीनेट का इलेक्शन लड़ूंगा, पर फंडिंग नहीं थी, ना ही ज़्यादा लोग जुड़े थे उनके साथ, क्योंकि अभी तक उनका पॉलिटिकल करियर इतना स्ट्रांग नहीं था। वे अभी नए नहीं थे पॉलिटिक्स में, पर उसके बावजूद उन्होंने उनके मुद्दों को इतना स्ट्रांग रखा, जैसे कि सिविल राइट्स, क्राइम इन यूएसए, क्लाइमेट चेंज, इस प्रकार की चीज़ों को अपने मुद्दा बनाया और आगे बढ़ाया। इसके दौरान 1973 में जब वो इलेक्शन की तैयारी ही कर रहे थे, तब उनकी पत्नी बाजार गई थी क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए। इस दौरान उनका एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खो देते हैं। उनके दो बेटे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने निर्णय लिया था कि वो सीनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। Just a week before Christmas 1972, the wife of newly elected Senator Joe Biden and their baby daughter were killed, and their two sons badly injured when the Biden family car was broadsided by a truck. अपने परिवार के एक्सीडेंट के बाद उन्होंने ठान तो लिया था कि अब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, पर उनके फ्रेंड और सीनियर सीनेट लीडर माइक मैंसफील्ड ने उन्हें कन्विंस कर लिया और बोला कि आपको इलेक्शन लड़ना है और मैं सपोर्ट करूंगा। इसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 1973 में बहुत ही कम वोटों की रेंज के थ्रू उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद क्या हुआ, यही नहीं, 1973 से लेकर के 2009 तक लगातार, मैं आपको बता दूं, सीनेट का एक टाइम का टेन्योर होता है 6 इयर्स का, यानी कुल 6 बार वो सीनेट का इलेक्शन जीते और आगे बढ़े, यानी कि 36 साल तक वो सीनेट में रहे। सीनेट में उन्होंने काफ़ी सीनियरिटी हासिल कर ली थी और अपने अच्छे खासे रिलेशन बना रखे थे। सीनेट में रहने के बावजूद उन्होंने सीनेट की मेजर कमेटीज़ को लीड किया है। वो मेजर कमेटीज़ के चेयरमैन रह चुके हैं, कमेटीज़ जैसे कि जुडिशरी, जैसे कि फॉरेन रिलेशंस। और जब अमेरिका में क्राइम बहुत हद तक बढ़ चुका था, ड्रग्स का कंजप्शन बहुत हद तक बढ़ चुका था, जब 5 लोगों में से एक ड्रगी हुआ करता था, तब उन्होंने फेडरल क्राइम लॉ को पास कराया। यूएसए में क्राइम रेट के बढ़ने के बावजूद उन्होंने ठान लिया था कि वे इसके खिलाफ कुछ करेंगे, और उन्होंने यूएस सीनेट में फेडरल असॉल्ट वेपन बैन को भी पास कराया, जो कि 2004 में अपने आप टर्मिनेट हो गया, फिर उसकी बात नहीं उठाई गई। सीनेट में वो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल के भी चेयरमैन रह चुके हैं। इतनी अच्छी पोजीशंस पाने के बाद और इतनी उपलब्धियां पाने के बाद वो फाइनली डिसाइड करते हैं 1988 में कि अब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेंगे, और उन्होंने अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया। 1988 में उनके अपोजिशन के लीडर ने उनका एक वीडियो वायरल किया, जिसमें वे एक यूके के पॉलिटिशियंस को कॉपी करते हुए दिखते हैं। Why is it that my wife is sitting out there in the audience, is the first in her family to ever go to college? Why is Gladys the first woman in her family
in 1,000 generations to be able to get to university. My ancestors who worked in the coal mines in northeast Pennsylvania don't come up after 12 hours and play football. 8 hours underground and then come up and play football. It's because they didn't have a platform upon which to stand. There was no platform upon which they could stand. इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया और सीधा 2008 में उन्होंने फिर से नॉमिनेशन फाइल की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। इस बार उनका मुकाबला सीधे बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन के साथ था। इन दोनों के सामने वो एक अंडरडॉग थे, उसके बावजूद उन्होंने अच्छी खासी टक्कर दी, पर जीत बराक ओबामा की हुई। 2008 में बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट के चुनाव में जीते और 2009 के जनवरी में उन्होंने शपथ ली। 2009 में जब उन्होंने शपथ ली थी तब उन्होंने जो बाइडेन का नाम अनाउंस किया अपने रनिंग मेट के लिए, यानी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। 2009 में बराक ओबामा ने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली और उनके वाइस प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन। इन दोनों ने लगातार 2 टर्म तक यूएस को सर्व किया। इन टर्म्स के दौरान जो बाइडेन ने काफ़ी अहम हिस्सों पे प्रेसिडेंट ओबामा का साथ दिया, जैसा कि इराक का मुद्दा। इराक से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करने के सबसे बड़ा हाथ ओबामा और बाइडेन का ही है, क्योंकि बाइडेन ने काफ़ी विजिट्स किया इराक का और काफ़ी विजिट्स के बाद ओबामा को कन्विंस किया कि हम किस तरीके से इराक से अपनी फोर्सेस को वापस ला सकते हैं। A few hours ago, I spoke with Iraqi Prime Minister Maliki. I reaffirmed that the United States keeps its commitments. He spoke of the determination of the Iraqi people to forge their own future. We are in full agreement about how to move forward. So, today, I can report that, as promised, the rest of our troops in Iraq will come home by the end of the year. After nearly 9 years, America's war in Iraq will be over. यही नहीं, ओबामा का सबसे फेवरेट स्कीम और सबसे सक्सेसफुल स्कीम ओबामा केयर, जहां पे उन्होंने गरीब से गरीब लोगों को एक इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड की ओबामा केयर के नाम से और सबको इंश्योर करने की पूरी कोशिश की। इन्हीं कुछ मुद्दों के कारण जो बाइडेन एक प्रचलित नेता बन चुके थे यूएसए में, पर उनकी रेस यहीं खत्म नहीं हुई थी। 2016 में जब बराक ओबामा का टेन्योर खत्म हुआ तब उनका मुकाबला सीधे हिलरी क्लिंटन के साथ था, पर इस मुकाबले में भी हिलरी क्लिंटन आगे चली गई और वो पीछे रह गए। हिलरी क्लिंटन सीधा डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुकाबला करने के लिए मैदान पे उतरी, पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें पराजित कर दिया। अप्रैल 2019 में बर्नी सैंडर्स के विड्रॉवल के बाद उन्होंने फिर से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और सीधा मुकाबला कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। हमारी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए और हमारी न्यूज़ देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।